हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। और दोस्तों साइंस का डोज एकदम लल्लन टॉप डोज होने वाला है, उसको भी आप नोट करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले सवाल को लेकर। हमारा आज का पहला सवाल कहता है कि किस देश ने दुनिया का पहला निजी मून लैंडर को प्रक्षेपित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। चीन के द्वारा किया गया है, जापान के द्वारा किया गया है, यूएई के द्वारा किया गया है या उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर इसको प्रक्षेपित किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, ये जापान के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको बता दें किसके द्वारा किया गया, इसको भी आपको नोट करके रखना। फाल्कन 9 दोस्तों, कौन सा? फाल्कन 9 ये दोस्तों किसका रॉकेट है? ये एलन मस्क यानी कि दोस्तों टेस्ला कंपनी का है। स्पेस एक्स, इसको भी आपको नोट करके रखना है। इसका संबंध किससे? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स दोस्तों, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी, आप सबको पता है। और टेस्ला कंपनी किसकी है? ये भी एलन मस्क की है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है चीन। अगर आपसे कहा जाए दोस्तों विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य, दोस्तों विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य, दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य किसके द्वारा विकसित किया गया, ये चीन के द्वारा विकसित किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यह सवाल भी आपकी परीक्षा में टकरा सकता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है यूएई यानी कि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। इसके द्वारा आप दो चीज़ें याद रखेंगे। नंबर 1 होप मिशन। अगर आपसे कहा जाए कि होप मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात। और दोस्तों एक है इसका राशिद रोवर। राशिद रोवर ये दोस्तों मिशन किसके द्वारा लॉन्च किए गए? ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इनको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहाँ से सीधा सवाल छपेगा। नियुक्तियों का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रोजर बिन्नी को बनाया गया है, कल्याण चौबे को बनाया गया है, विनीत कुमार को बनाया गया है, साजी केवी को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 5 से 6 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल होंगे। दोस्तों नाबार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, साजी केवी को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई है। और दोस्तों नाबार्ड इसके अध्यक्ष कौन बने? साजी केवी। दोस्तों नाबार्ड के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जीवा कार्यक्रम। कौन सा दोस्तों? जीवा कार्यक्रम। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आपका जवाब होगा नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिव रमन समिति। इसको भी आप नोट कर लें। किसके द्वारा पर? शिव रमन समिति। शिव रमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है रोजर बिन्नी। इनको क्या बनाया गया? बीसीसीआई का नया अध्यक्ष। बीसीसीआई इसका नया हेड किसको बनाया गया? रोजर बिन्नी को बनाया गया है। कल्याण चौबे ये कौन बने हैं? फुटबॉल महासंघ के। अगर दोस्तों कहा जाए कि फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे। विनीत कुमार इनको दोस्तों क्या बनाया गया? केवीआईसी यानी कि दोस्तों खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसका नया चेयरमैन यानी कि नया हेड किसको बनाया गया है? ये दोस्तों विनीत कुमार को बनाया गया है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि केवीआईसी यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसका अधिनियम कब का है? कई बार मैंने आपको नोट कराया है, इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। सी अचलेंद्र रेड्डी, गौरव द्विवेदी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी या अजय भल्ला। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर भी दोस्तों नियुक्तियां बताऊंगा मैं 4 से 5 आपको अति महत्वपूर्ण वाली। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। ये बनाए गए हैं सी अचलेंद्र रेड्डी जी को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका दोस्तों अधिनियम कब का है, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे दोस्तों इसका अधिनियम पूछा जाए तो आप कहेंगे वर्ष 2002 का इसका अधिनियम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप नोट कर लें। और इसका दोस्तों हेड किसको बनाया गया है, ये सी अचलेंद्र रेड्डी को बनाया गया है। गौरव द्विवेदी ये कौन बने हैं दोस्तों, प्रसार भारती। अगर आपसे कहा जाए कि प्रसार भारती के नए हेड कौन बनाए गए हैं, गौरव द्विवेदी जी। दोस्तों नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR, इसकी दोस्तों नई महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और दोस्तों इसके हेड कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं, आप सबको पता है। दोस्तों अजय भल्ला ये दोस्तों कौन है, गृह सचिव है हमारे। कौन है, गृह सचिव। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि हमारे विदेश सचिव कौन है। ये सवाल भी मैंने आपको नोट कराया है। अपने विदेश सचिव का नाम कमेंट में छाप कर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौरव द्विवेदी, इसके अध्यक्ष कौन है, प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, प्रसार भारती के हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR। और सी अचलेंद्र रेड्डी किसके हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाता है, 22 मई। इसको भी आप नोट कर लें, यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य की योजना है, त्रिपुरा, गुजरात, सिक्किम, पंजाब। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, आपकी परीक्षा वाला सवाल है। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना ये किस राज्य की योजना है, तो आपको नोट करके रखना है, ये त्रिपुरा की योजना है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। दोस्तों एक योजना है अर्न विद लर्न। क्या है दोस्तों, अर्न विद लर्न। ये योजना भी दोस्तों त्रिपुरा की ही योजना है। और वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मानिक शाह। ये दोस्तों वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक, दोस्तों मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य की है, ये त्रिपुरा की योजना है। और अर्न विद लर्न ये किस राज्य की योजना है, ये भी त्रिपुरा की ही है। दोस्तों गुजरात, यहाँ पर दोस्तों सीमा दर्शन योजना। अगर आपसे कहा जाए सीमा दर्शन योजना किस राज्य की योजना है, ये गुजरात की योजना है। अगर आपसे कहा जाए कि सिक्किम, अम्मा और बहन, ये योजना दोस्तों किस राज्य की योजना है, ये सिक्किम की है। दोस्तों पंजाब की एक योजना है, एक विधायक एक पेंशन योजना। ये किस राज्य की है, पंजाब की है। और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। इसको आप नोट करें, भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में कितनी सीटें, 117 सीटें विधानसभा की। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड ATM स्थापित हुआ है। दोस्तों सबसे पहले कमेंट कर बताएं आप कि ATM की फुल फॉर्म क्या होती है। देखें आप दोस्तों किसको किसको याद है, आप इसका जवाब बताएंगे। अब किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड ATM स्थापित हुआ है, गुजरात में, हैदराबाद में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। दोस्तों आपको बता दें ये किस शहर में दुनिया का पहला ATM स्थापित होने वाला है, तो आप कहेंगे हैदराबाद के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ATM में से अभी तक पैसे ही निकलते थे, लेकिन अब अनाज भी निकल रहा है, सोना भी निकल रहा है। आप समझ सकते हैं अपना भारत देश
कितनी ज़बरदस्त तरीके से तरक्की करता चला जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको क्या पूछा है, एटीएम की फुल फॉर्म। इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। दोस्तों किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित हुआ है, हैदराबाद में। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि दोस्तों भारत में कहां पर पहला ग्रेन एटीएम स्थापित हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेन एटीएम की शुरुआत कहाँ हुआ, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर दोस्तों भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित हुआ है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए पंचामृत योजना का संबंध किससे है, ये उत्तर प्रदेश से है। और किससे संबंधित है, गन्ने की खेती से संबंधित है, यानी कि गन्ने की 5 प्रकार की खेती से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हुआ है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, पैरा बैडमिंटन अकादमी, और दोस्तों नाइट सफारी कहाँ पर शुरू होगी, ये दोस्तों लखनऊ में होने वाली है। किसकी दोस्तों सहायता से, किसके मॉडल पर, सिंगापुर के मॉडल पर। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे, पैथोजन रिडक्शन मशीन। क्या दोस्तों, पैथोजन रिडक्शन मशीन। दोस्तों पैथोजन रिडक्शन मशीन, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, इसका शुभारंभ भी लखनऊ में हुआ है। इसका काम क्या होगा दोस्तों, 4 से 5 यूनिट ब्लड 15 से 20 मिनट में प्यूरिफाई कर देगी ये मशीन। इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ यहाँ से सारे प्रश्नों को आपने नोट किया होगा और मेरे द्वारा बोले गए सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से सुना होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि आकाशा एयरलाइंस की स्थापना किसके द्वारा की गई है, झुनझुनवाला के द्वारा, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, या अश्विनी वैष्णव के द्वारा, गौतम अडानी के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सवाल है। आकाशा एयरलाइंस इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आपको नोट करके रखना है, ये झुनझुनवाला के द्वारा की गई है, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया था। इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कौन है दोस्तों, तो आपको नोट करके रखना है, ये हमारे उड्डयन मंत्री हैं। कौन दोस्तों, उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अश्विनी वैष्णव कौन है, ये रेल मंत्री हैं। ये दोस्तों कौन है, ये हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और ये दोस्तों उड्डयन मंत्री हैं। और दोस्तों भारत के सबसे अमीर आदमी कौन हैं, गौतम अडानी। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न किस राज्य में स्थापित हुआ है, तमिलनाडु, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। और ये किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, ये असम में स्थापित हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों असम में स्थापित हुआ, इसका मतलब क्या है, वहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहां पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे होते हैं, उनके सींग के द्वारा दोस्तों इस यूनिकॉर्न को तैयार किया गया है। कौन सा दोस्तों, अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। ये किसका दोस्तों ये प्रतीक होगा, ये दोस्तों उन गैंडों के संरक्षण का प्रतीक होगा। आप सबको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में 2 दे रखें, तमिलनाडु। यहाँ पर क्या स्थित है, डुगोंग संरक्षण केंद्र। इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे कहा जाए कि डुगोंग संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और डुगोंग क्या है, ये एक समुद्री गाय होती है। और ये क्या है, ये एक स्तनधारी है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर दोस्तों तमिलनाडु से बात की जाए तो T+2 अवार्ड ये किसको दिया गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बिहार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। और डॉल्फिन को दोस्तों गंगोटिक एनिमल के रूप में कब घोषित किया गया था, 8 अक्टूबर
2009। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है, इसीलिए 8 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आप सबको अच्छी तरह से पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला खेल विशेषांक का सवाल है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में पर्पल कैप का विजेता कौन रहा है? इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। जोस बटलर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, युजवेंद्र चहल हैं या केएल राहुल हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 2022 में आईपीएल में पर्पल कैप का विजेता कौन है, इसको आप जल्दी से बताएं। दोस्तों आप नोट कर लें, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। जोस बटलर, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल। पर्पल कैप किसको मिला था? ये युजवेंद्र चहल को मिला था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल को लेकर। आईपीएल 2022 ये कौन से क्रम का था? ये 15वें क्रम का था। कौन से क्रम का था? 15वें क्रम का था। कितनी टीमों ने भाग लिया था? कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं दो नई टीमें कौन कौन सी थी, तो आपको कहना है लखनऊ और गुजरात। ये दोस्तों नई टीमें थी, लखनऊ और गुजरात। लखनऊ के कप्तान कौन थे? केएल राहुल। गुजरात के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जोस बटलर, इनको दोस्तों कौन सा कैप मिला था? ऑरेंज कैप। अगर आपसे कहा जाए कि ऑरेंज कैप इसका विजेता कौन था? जोस बटलर। पर्पल कैप किसने जीता था? युजवेंद्र चहल ने जीता था पर्पल कैप। और दोस्तों दो नई टीमें कौन सी थी? लखनऊ सुपर जायंट, गुजरात टाइटंस। अब दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। कौन से क्रम के थे? 15वें क्रम के थे। और दोस्तों हार्दिक पांड्या कौन किसके कप्तान थे? गुजरात टाइटंस के। लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान कौन थे? केएल राहुल। अब दोस्तों इस सीरीज को जीता किसने था? तो आपको नोट करके रखना है, गुजरात टाइटंस ने जीता था। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। जितनी जानकारी मैंने दोस्तों आईपीएल से आपको दी है, सारी जानकारी आपको नोट होनी चाहिए। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? लगाइएगा स्टार। तमिलनाडु है, सॉरी दोस्तों तमिल है, मलयालम है, उड़िया है, कन्नड़ है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपको नोट करके रखना है, यह है हमारी उड़िया भाषा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं शास्त्रीय भाषाओं को लेकर। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वो 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई हमारी तमिल, एक तो हो गई दोस्तों तमिल, तेलुगु और संस्कृत। आप देख सकते हैं दोस्तों इतनी हमारी 6 शास्त्रीय भाषा हो गई। कौन कौन सी? तमिल, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत। अब दोस्तों इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया। उड़िया कब की है? वर्ष 2014 की भाषा है। दोस्तों सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ये तमिल। ये कब की है? वर्ष 2004 की भाषा है। संस्कृत दोस्तों कब की है? 2005 की भाषा है। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि कन्नड़ और उड़िया, दोस्तों इसको आप कन्नड़ और तेलुगु, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, कन्नड़ और तेलुगु, ये दोस्तों कब की भाषा है? ये दोनों 2008 की भाषाएं हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मलयालम, ये 2013 की भाषा है। दोस्तों जितने भाषाएं थी, जितने साल थे, मैंने सब लिख दिया, आप इनको सबको नोट कर लीजिएगा। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आप कहेंगे उड़िया। कब की है? 2014 की। सबसे पुरानी भाषा कौन सी? तमिल। कब की है? 2004 की है। तेलुगु और कन्नड़ कब की है? 2008 की है। संस्कृत कब की है? 2005 की है। और उड़िया 2014 की है। आप सबको पता है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्यसभा की सीटों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 6, अनुसूची 7। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों राज्यसभा की सीटों से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो आपको नोट करके रखना है, ये अनुसूची 4 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ थोड़ी सी बातें करते हैं। राज्यसभा की सीटों से संबंधित अनुसूची 4 है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। शपथ का उल्लेख किसके अंदर है? अनुसूची 3 के अंदर है। दोस्तों अनुसूची 1 में क्या है? तो आप कहेंगे राज्य और यूटी से संबंधित है। राज्य प्लस यूटी। अनुसूची 1 संबंधित है राज्य प्लस यूटी से। अनुसूची 2 में दोस्तों क्या है? पेंशन
पेंशन हो गया, वेतन हो गए, पेंशन, वेतन भत्ते वगैरह वगैरह, ये सब किसके अंदर है? अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों का, राज्यसभा में सीटों से संबंधित है। दोस्तों अनुसूची 6 इसमें क्या है? 4 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन से दोस्तों? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये दोस्तों किसमें है? तो आपको नोट करके रखना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों को आप रट डालिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सब अनुसूची 6 में आते हैं। और दोस्तों अनुसूची 7 में क्या है? इसका जवाब आप कमेंट में छाप कर बताएंगे। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। सारी अनुसूचियां आप नोट करके रखें। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। अनुसूची 1 में क्या है? राज्य और यूटी है। अनुसूची 2 में क्या है? पेंशन, वेतन, भत्ते हैं। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। अनुसूची दोस्तों 6 में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का उल्लेख है। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप मैनेज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आसमान नहीं है, आसवान बांध है। क्या है दोस्तों? आसवान। क्या है दोस्तों? आसवान। दोस्तों आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, नील नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है या महानदी पर स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। भाई बहनों आपको बता दें, आसवान बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये नील नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। कावेरी नदी, इस पर कौन सा बांध? इससे मैटूर बांध। मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे ये कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों कृष्णा नदी पर दोस्तों क्या स्थित है? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर। दोस्तों महानदी पर एक बांध है, हीराकुड बांध। हीराकुड बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे महानदी पर स्थित है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप कमेंट कर बताएं कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर आपको बताना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है, लियोन में स्थित है, पेरिस में स्थित है, मनीला में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे मनीला के अंदर। दोस्तों कहां पर है? इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये मनीला के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एडीबी, इसकी स्थापना कब हुई है? 1966 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। आइए दोस्तों ऑप्शन में और भी कुछ बातें करते हैं। जिनेवा, दोस्तों जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय स्थित है? तो आप सबको नोट करके रखना है। ILO यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्लस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO विश्व व्यापार संगठन, इन सब का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। इतनी चीज़ें आपको नोट होनी चाहिए। लियोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों किसका? इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये लियोन में स्थित है। और इंटरपोल की दोस्तों 90वीं बैठक कहाँ पर होने वाली है? अपने भारत देश में यानी कि दिल्ली में होने वाली है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और इंटरपोल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। दोस्तों एक संस्था है FATF। क्या दोस्तों? FATF यानी कि दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। और इसका काम क्या होता है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, यानी कि दोस्तों टेरर फंडिंग को रोकना FATF का काम होता है। और इसका वर्तमान में हेड किसको बनाया गया है? T राजा कुमार को बनाया गया है। मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान यहाँ पर दोस्तों
सवाल में एरर है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? जल्दी से बताएं दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऐसा सवाल होना चाहिए। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा या 89वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को लेकर। 11वां मौलिक कर्तव्य ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था? वर्ष 2002 के अंदर हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये कब का है? 1976 का है। दोस्तों आपको बता दें हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है और 11वां मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का अधिनियम है, हुआ लागू कब हुआ था? 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन कब का? 2003 का है। यह भी आपको नोट होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने हमारी संविधान संशोधन वाली क्लास ना देखी हो तो दोस्तों देख लीजिएगा। अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने उसको कंडक्ट करवाया है, आप उस क्लास को देखिएगा। सारे संविधान संशोधन आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व इतिहास की झलक किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है, ज्योतिबा फुले की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है या सचिंद्रनाथ सान्याल की है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। विश्व इतिहास की झलक ये पुस्तक किसकी है? तो आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे कहा जाए महात्मा गांधी हिंद स्वराज, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। ज्योतिबा फुले इनकी दोस्तों कौन सी पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताएं। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, कौन दोस्तों? सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इनकी पुस्तक का क्या नाम है। दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन, बंदी जीवन ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये सचिंद्रनाथ सान्याल की है। और दोस्तों सत्यशोधक समाज ये किससे संबंधित है? महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित है। इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। सत्य शोधक समाज ये दोस्तों किसका है? महात्मा ज्योतिबा फुले का है। और सत्य ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र। यह भी आपको पता होना चाहिए। सत्यशोधक समाज ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। यह भी सवाल पूछा गया प्रश्न है आपके। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। यह सवाल भी बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। वेद त्रय के अंतर्गत कौन से वेद हैं जो आते हैं? दोस्तों आपको नोट करके रखना है। इसके अंदर ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है, लेकिन इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों अथर्ववेद इसका संबंध किससे? जादू टोने से है। अथर्ववेद का संबंध दोस्तों जादू टोने से, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों एक सवाल आपसे बताना है आपको कि वेदों में गाय को क्या कहा गया है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। और वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? अथर्ववेद, जो कि जादू टोने से संबंधित है। और सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 14 बैंकों का विलय किस वर्ष को हुआ था? यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में 101% सवाल आपको मिलने वाला है। 1969 में, 1980 में, 1949 में या 1935 में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 8 से 10 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। 14 बैंकों का विलय किस वर्ष हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है, ये 1969 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाता है कि 6 बैंकों का विलय, दोस्तों कितनी?
दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि 6 बैंकों का विलय कब हुआ था, 1980 में हुआ था, लेकिन 14 बैंकों का विलय कब हुआ था, 1969 में। दोस्तों 1949 इसकी पूरी तारीख क्या है, 1 जनवरी 1949। इसमें दोस्तों आरबीआई इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर आपसे कहा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1949। दोस्तों 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 इसमें दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर आपसे कहा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको नोट करके रखना है, ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे दोस्तों, ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन आपसे सवाल में कहा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप कहेंगे सीडी देशमुख। इसको आप ध्यान में रखें, एकदम लल्लन टॉप सवाल है सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें और बताई थी। क्या, अगर आपसे कहा जाए विजया बैंक, यहां पर उसको मैं लिखता हूं, विजया बैंक और देना बैंक। दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक, इनका विलय किस बैंक में हुआ है, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। यह भी आपको नोट करके रखना है। अगर आपसे कहा जाए ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इसका दोस्तों विलय किसके अंदर हुआ है, तो आप कहेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत में कहां पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित नहीं है, लगाइएगा स्टार। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। नासिक, देवास, साल्बनी या मदुरई, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि भारत में कहां पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों नासिक में है, देवास में है, साल्बनी में है और मदुरई में स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मदुरई की जगह पर आप क्या करेंगे, तो यहां पर नोट करके रखें, मैसूर। दोस्तों भारत में 4 जगह पर, कहां पर, नासिक, देवास, साल्बनी और मैसूर, इन 4 जगहों पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों एक है वर्णिका, करेंसी नोट छापने की दोस्तों जो सिहाई होती है उसको कहते हैं वर्णिका। ये दोस्तों की स्थापना कहाँ पर हुई, इसकी स्थापना भी दोस्तों ये मैसूर में हुई है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि रेल बजट और आम बजट का विलय कब हुआ, विवेक देवराय समिति के द्वारा, एकवर्थ कमीशन के द्वारा, रॉबर्टसन आयोग के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यह भी सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेल बजट और आम बजट, इसका विलय कब हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है, ये विवेक देवराय समिति के द्वारा हुआ था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया, अगर आपसे कहा जाए कि रेल बजट और आम बजट ये अलग कब हुए, तो आपको कहना है दोस्तों ये एकवर्थ कमीशन के द्वारा। इसको आप ध्यान में रखें। और इनका विलय कब हुआ था, विवेक देवराय समिति के द्वारा। और दोस्तों रेलवे की स्थापना किस आयोग के द्वारा हुई है, रॉबर्टसन आयोग के द्वारा हुई है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रख लें, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं भारत की पहली रेल कब चली थी, कहाँ चली थी और दोस्तों किसके समय चली थी। इन तीनों के जवाब आपको कमेंट कर बताने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, अंबिका चरण मजूमदार, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। लाहौर अधिवेशन हुआ कब था, 1929 में, और इसी के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आप सबको पता है। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था, 1931 में क्या हुआ था, कराची अधिवेशन। अगर आपसे कहा जाए कि कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको कहना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी दोस्तों अधिवेशन के दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, आप सबको पता है। सरोजनी नायडू, इन्होंने क्या किया था, 1925 का कानपुर अधिवेशन। क्या दोस्तों,
कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार, 1916 के लखनऊ अधिवेशन, क्या दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों को आपने हूबहू नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ से भी सवाल दोस्तों बनने की प्रबल संभावना है। 28 अगस्त 2014, 25 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 19 फरवरी 2015? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस और चारों डेटें अति महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाई जाती है, आप सबको पता है दोस्तों। ऑप्शन में कहता है 28 अगस्त 2014, इसको क्या होता है? जनधन योजना। जन धन वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना। जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे, आप सबको पता है दोस्तों। 25 दिसंबर 2014 इसको क्या हुआ था? मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो आप कहना है 25 दिसंबर 2014। अब दोस्तों बात करते हैं 19 फरवरी 2015, जिसको इसको क्या होता है? स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड दोस्तों। स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से हुई थी? सूरत नगर, गंगानगर सूरत से हुई थी। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हो सकते हैं। सारे सवालों को आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, ये कब प्रारंभ हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना साइंस का महाक्लास महातांडव। देखते हैं साइंस के दोस्तों लल्लन टॉप सवाल। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल कहता है साइंस का कि ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सवाल बहुत ही लल्लन टॉप है दोस्तों। ब्रेन शुगर ये किसको कहा जाता है? तो आप सबको पता है गैलेक्टोज को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। लैक्टोज इसको दोस्तों क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। क्या दोस्तों? मिल्क शुगर, ये लैक्टोज। सुक्रोज इसको दोस्तों टेबल शुगर कहते हैं, केन शुगर कहते हैं। केन शुगर लिख लीजिए दोस्तों, कैन शुगर यानी गन्ने वाली शुगर। फ्रक्टोज इसको दोस्तों फ्रूट शुगर कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सवाल को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि परमाणु बम में किस प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल भी अपने आप में एकदम लल्लन टॉप सवाल है और परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। परमाणु बम में किस प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है? तो आप कहेंगे नाभिकीय विखंडन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि परमाणु बम में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन आपसे कहा जाए कि सूर्य के अंदर दोस्तों, सूर्य के अंदर ऊर्जा का संचरण किसमें होता है? नाभिकीय संलयन होता है। यानी कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है जो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला सवाल कहता है कि दंत विशेषज्ञ निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों। आपको बता दें दंत जो विशेषज्ञ होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको कहना है अवतल लेंस का। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। दोस्तों किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ है उसको बड़े आकार में देखना है तो आपको दोस्तों किसका उपयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड या ए और बी दोनों? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों अम्ल वर्षा आप सबको पता है दोस्तों, इमारतों का कुष्ठ रोग भी इसको कहा जाता है। अब दोस्तों इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आपको कहना है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या दोस्तों? H2SO4 और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये H2SO4 इसको दोस्तों अम्लराज भी कहते हैं। क्या दोस्तों? अम्लराज, अम्लराज, इसको अम्लराज भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें पीएच पैमाने का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? सोरेनसन। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। रटा रटाया सवाल है लेकिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों इसकी जो इकाई है मीटर प्रति सेकेंड, इसके ऊपर आप खास ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकेंड दे देता है या दोस्तों किलोमीटर प्रति हावर दे देता है, इसलिए दोस्तों आपका सवाल गलत हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखें। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगर आपसे कहा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर होगी? निर्वात में होगी। और सबसे कम कहाँ पर होगी? कांच के अंदर होगी। सबसे कम कहाँ पर होगी? प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होगी? निर्वात में। सबसे कम कहाँ होगी? कांच में। इस चीज़ को आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। सवाल कैसे लगे इसका भी रिव्यू आप कमेंट में देंगे। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो, आज का क्लास से आपने कुछ अच्छा सीखा हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।